दोस्तों, हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं। हम सभी का यही मानना होता है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन ले रहे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल सही है। लेकिन फिर कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हम यही सोचते हैं कि यार काश हमने उस वक्त कुछ अलग डिसीजन ले लिया होता तो आज हमारी लाइफ ज्यादा बेहतर होती, आज हम ज्यादा अमीर होते या फिर आज हम ज्यादा सक्सेसफुल होते। और खासकर जब बात आती है पैसे की, तो हम सभी अपने डिसीजन इमोशनल होकर ही लेते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन होसल हैं, जिन्होंने बाकी किताबों से हटकर इस बुक को बिल्कुल ही अलग बनाया है। जहां बाकी किताबें अमीर बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट के बारे में सिखाती है, वही द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान का उसके पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में दर्शाता है। क्योंकि ऑथर मॉर्गन होसल का मानना है कि किसी भी इंसान को अमीर और गरीब बनाने में उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपका आपके पैसे के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, आप उतने ही ज्यादा अमीर बनोगे। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हर उस इंसान के लिए है जो पैसों के मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहता है, जो जल्दी अमीर बनना चाहता है और अपने थोड़े पैसों से और ज्यादा पैसा बनाना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि कई बार बड़े बड़े जीनियस भी अपना सारा पैसा गवा देते हैं और कई बार एक साधारण इंसान भी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके अमीर बन जाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ऑथर द्वारा बताई गई एक कहानी को सुनते हैं, जिससे आपको इस बुक का पूरा सार समझ आ जाएगा कि कैसे हमारा बिहेवियर हमें अमीर और गरीब बनाता है। मॉर्गन होसल जब कॉलेज में थे, तब वो पैसे कमाने के लिए एक होटल में काम किया करते थे। वो होटल लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो कि अक्सर आया करता था। वो एक यंग लड़का था जो कि काफी तेज दिमाग वाला था। 20 साल की उम्र में ही उसने कई टेक कंपनीज बनाई और उन्हें बेच दिया। यानी वो एक सक्सेसफुल इंसान था जो कि एक यंग मिलीनियर था। लेकिन पैसे के मामले में वे बहुत अनलकी था। वो लड़का जब भी वहाँ आता तो अपने पैसे की पावर दिखाने के लिए बड़े बड़े दिखावे करता। एक दिन जब वो आया तो उसने होटल के गार्ड को अपने पास बुलाया और उसे $1000 देते हुए बोला कि जाओ इन $1000 के बदले सोने के सिक्के ले आना। वो गार्ड पास के ज्वेलरी शॉप पे गया और $1000 को सोने के सिक्के में बदला लाया। आपको क्या लगता है उस यंग लड़के ने उन सोने के सिक्कों का क्या किया होगा? उसने अपने कुछ दोस्तों को वो सिक्के दिए और सभी ने मिलकर समुद्र में वो सोने के सिक्के ऐसे फेंक दिए जैसे कोई पत्थर फेंकते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद जब वह लड़का वापस होटल आया तो उस दिन भी वह हमेशा की तरह नशे में था और वो एक लैंप से टकरा गया, जिससे लैंप टूट गया। उसके बाद होटल के मैनेजर ने जाकर उसे बोला कि सर, लैंप की कीमत $500 है। तो उस लड़के ने $5000 अपनी जेब से निकाले और उस मैनेजर के मुंह पे मारते हुए बोला कि दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। ऑथर कहते हैं कि कुछ टाइम बाद पता चला कि वो लड़का दिवालिया हो चुका है। वो अपने कमाए हुए सारे पैसे खो चुका है और अब उल्टा वे कर्ज में है और अब उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। इसी कहानी के साथ ऑथर एक और आदमी की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वो एक मिडिल क्लास सफाई कर्मचारी था और जब रोनाल्ड की 92 ईयर की एज में मौत हुई तो पूरे देश विदेश के अखबारों में उसी की चर्चा थी। क्योंकि उसके मरने के बाद पता चला कि उसकी पूरी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए की थी। अब सबसे बड़ा सवाल सामने ये आया कि एक साधारण से सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कहां से आया। फिर पता चला कि वो जितने भी पैसे बचाता था उन्हें ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स में लगाकर भूल जाता था और अपनी बिना दिखावे वाली जिंदगी को जीता था। और इसी आदत को वो पिछले कई दशकों से फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग की पावर ने उसके थोड़े से बचाकर इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 58 करोड़ रुपए में बदल दिया। और अब आप खुद सोचिए, पहला वो यंग मिलीनियर लड़का और दूसरा रोनाल्ड जो कि एक सफाई कर्मचारी था। इन दोनों का अपने पैसों के प्रति बिहेवियर कितना अलग अलग था और आखिर में रिजल्ट भी बिल्कुल अलग मिला। एक पढ़ा लिखा जीनियस माइंडसेट वाला होने के बावजूद दिवालिया हो गया और दूसरा बिल्कुल साधारण सी नौकरी करके 58 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। इसीलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर ने हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात की है जो आपका आपके पैसों के साथ बिहेवियर, एटीट्यूड और रिलेशनशिप सुधारने में मदद करेंगे, जिससे आप और ज्यादा अमीर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रह सकते हैं, यानी उस यंग मिलीनियर की तरह आप दोबारा गरीब होने से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन सभी चैप्टर्स को जो आपको अमीर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि एक सर्वे में पता चला कि अमेरिका के लोग मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक और बुक्स इन सभी को मिलाकर जितना पैसा खर्च करते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा लॉटरी के टिकट्स खरीदने में लगा देते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग लॉटरीज खरीदते हैं
वो ना तो मिडिल क्लास लोग हैं और ना ही अमीर लोग हैं, बल्कि वो सबसे गरीब लोग हैं, जिनके लिए इमरजेंसी में 30-35 हजार रुपए इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन फिर भी वो लोग हर साल 30 से 35 हजार की लॉटरी खरीद लेते हैं। अब उनकी यह हरकत किसी भी आम इंसान को क्रेजीनेस लगेगा कि यार क्या पागलपन है, जिस पैसे को वो अपने बुरे टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो उसी पैसे को लॉटरी खरीदने में उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ उस गरीब इंसान की नजर में बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथर बताते हैं कि उन गरीब लोगों का मानना है कि हम लोग जितना पैसा पूरे महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा हमारे खर्च हो जाता है, इसलिए सेविंग्स करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और लग्जरी कार, बड़ा घर और ज्यादा इनकम, ये सब कुछ केवल हमारे लिए एक सपना है। और हमारे लिए इस सपने को साकार करने के सबसे ज्यादा चांस हमें लॉटरी टिकट्स में ही दिखते हैं कि एक बार जब लॉटरी लग जाएगी तो ये सब कुछ सच हो जाएगा। इसलिए जब हम लॉटरी के महंगे महंगे टिकट्स खरीदते हैं तब हमें ये पागलपन नहीं लगता, क्योंकि हमारी नजर में ये पैसा अपने सपनों को सच में बदलने के लिए दिया हुआ पैसा होता है कि शायद हमारी लॉटरी लग जाएगी और हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। इस बात से ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने पैसों से रिलेटेड सभी डिसीजन इमोशनल होकर ही लेते हैं, और जो एक इंसान डिसीजन लेता है वो दूसरे इंसान की नजर में क्रेजीनेस हो सकता है, लेकिन उसकी नजर में वो डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। आप अपने इमोशंस में बहकर डिसीजन लेते हैं या फिर आप पूरी कैलकुलेशन करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। दोस्तों, क्या आप किस्मत जैसी किसी चीज को मानते हैं? शायद इसका जवाब कुछ लोगों के लिए हाँ और कुछ लोगों के लिए ना भी हो सकता है, लेकिन ऑथर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के इस चैप्टर में लक एंड रिस्क को मानते हैं। वो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बिल गेट्स की कहानी बताते हैं कि बिल गेट्स आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन अब हम साल 1968 में चलकर देखते हैं, जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ते थे। उस साल पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा सिमिलर स्टूडेंट्स थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें कंप्यूटर थे, और बिल गेट्स उन करोड़ों बच्चों में से एक थे जिन्हें उस टाइम कंप्यूटर का एक्सेस मिला। और बिल गेट्स खुद इस बात को मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, यानी आज बिल गेट्स शायद इतने अमीर इंसान नहीं होते। और साथ में रिस्क को समझाने के लिए ऑथर बिल गेट्स के दोस्त केंट एवांस के बारे में बताते हैं कि उस टाइम केंट बिल गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त थे और वो उनके पार्टनर भी थे। और बिल गेट्स खुद इस बात को मानते हैं कि अगर केंट आज भी हमारे साथ होते तो आज माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर होते। लेकिन केंट की स्कूल के दौरान ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, यानी केंट ने उन लाखों लोगों में से वो रिस्क फेस किया जो कि किसी एक को करना पड़ता है, जिसे हम बेड लक भी बोलते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमारी सक्सेस में लक के साथ साथ कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसलिए यदि आप कभी फाइनेंशियली सक्सेस हो जाओ यानी अमीर बन जाओ तो ये ना माने कि आपके लिए हुए सभी डिसीजन बिल्कुल सही थे इसलिए आपको सक्सेस मिली, या फिर कभी आपको फेलियर मिले तो ये ना माने कि आपके लिए हुए डिसीजन गलत थे इसलिए आप फेल हुए, क्योंकि आपकी सक्सेस और फेलियर में आपके एफर्ट के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, फेलियर्स मिलने पर उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़े, और जिस दिन आपके सभी फैक्टर्स आपकी मेहनत के साथ मिल जाएंगे उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चैप्टर 3, नेवर इनफ। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किसी एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा गोल बना लेते हैं। यानी अगर वो लखपति बन गए तो वो करोड़पति बनना चाहते हैं, और यदि वो करोड़पति भी बन गए तो वो अरबपति बनना चाहते हैं, यानी उनके लिए इनफ नाम की कोई भी चीज नहीं होती। ऑथर इस चीज का एग्जाम्पल देने के लिए रजन गुप्ता की कहानी बताते हैं। रजन गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ था। वो एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े, लेकिन फिर भी वो 40 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बने। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी, यानी ये इतना पैसा है कि अगर वो कुछ करते भी नहीं, केवल अपने पैसे को बैंक में रख देते तो भी हर घंटे उनको 50,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता, और वो भी दिन के पूरे 24 घंटे। लेकिन उनकी भी वही सेम प्रॉब्लम थी जो ज्यादातर लोगों में होती है, नेवर इनफ। यानी वो करोड़पति तो थे लेकिन वो बहुत जल्दी अरबपति बनना चाहते थे, और इसी के चलते उन्होंने कुछ गलत रास्ते अपनाए, अपनी कंपनी के पर्सनल डेटा को बेचना शुरू किया, और इसी के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसलिए दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर ने इनफ शब्द को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। और ये नेवर इनफ की प्रॉब्लम आती है सोशल कंपैरिजन से। यानी अगर आपके दोस्त ने BMW खरीदी तो आप भी उसे पाना चाहते हो। अगर आपके दोस्त ने कोई नया बिजनेस शुरू किया तो आप भी उसे करना चाहते हो। और इसके लिए शुरुआत के चैप्टर में ही बताया गया है कि हर इंसान के माइंड में कुछ अलग प्लानिंग होती है, हर इंसान के लिए कुछ अलग फैक्टर्स काम करते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जिसमें आपके दोस्त को सक्सेस मिली उसमें आपको भी मिलेगी, या फिर जिसमें आपको सक्सेस मिली उसमें आपके दोस्त को भी मिल जाएगी। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें और हमेशा अपना एक इनफ गोल बनाकर रखें कि मैं बस इतना कमाना चाहता हूँ, इतना अचीव करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। चैप्टर 4 कंपाउंडिंग। दोस्तों, वॉरेन बफेट के बारे में आज कौन नहीं जानता। अब तक उनके बारे में 2000 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। वॉरेन बफेट जब 10 साल के बच्चे थे तब से वो इन्वेस्टमेंट करने लगे और जब वे 75 साल के हुए तब उनकी नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 86.5 बिलियन में से 81.5 बिलियन उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाए। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वो 10 साल की एज की जगह 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते तो 75 साल की एज में उनकी पूरी नेटवर्थ केवल 12 मिलियन डॉलर होती। ध्यान से सुनिए, 12 मिलियन डॉलर। और इस बात से आप कंपाउंडिंग की पावर का आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में कंपाउंडिंग की स्किल को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आपको कंपाउंडिंग की पावर के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी है। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्थी वीएस स्टेइंग वेल्थी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना फिर भी आसान है। आप मेहनत करके अपनी पूरी पावर लगाकर एक बार अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन एक बार अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि हर साल कई सैकड़ों नए बिजनेस शुरू होते हैं और कुछ ही सालों में वापस बंद हो जाते हैं। आप इस चीज को वॉरेन बफेट और रजन गुप्ता के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। वॉरेन बफेट ने अपने पूरे करियर में बहुत सारे फेलियर्स देखे, लेकिन फिर भी वे बिना पैनिक हुए धीरे धीरे करके अपने पैसे को बढ़ाते गए और एक टाइम बाद कंपाउंडिंग ने अपनी पावर दिखाई और उन्हें बिलियनियर बना दिया। लेकिन वही रजन गुप्ता ने जब बहुत सारा पैसा कमा लिया तो उनके मन में और ज्यादा पैसा कमाने का लालच आया और उन्होंने पैनिक होकर कुछ गलत कदम उठाए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इसलिए यदि आप एक बार अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं तो आप कभी भी लालच में आकर गलत काम ना करें। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको लाइफ में एक बार रिच डैड पुअर डैड बुक जरूर पढ़नी चाहिए और ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप रिच डैड पुअर डैड की पूरी वीडियो देख सकते हो। यह वीडियो आपको एक बार अमीर बनने के बाद दोबारा कभी भी गरीबी की ओर नहीं जाने देगा। तो यार, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के केवल ये 5 चैप्टर थे, अभी भी 15 चैप्टर बाकी है। यदि आप बाकी के सभी चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दे।